गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम शाहबुद्दीन एंड दिस आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो गाइस, हमारा आज के पहला टॉपिक है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली आप लोगों को रिफ्लेक्शन सिर्फ आपके सिलेबस में, लॉस आप लोग को कभी नहीं पूछेगा 10 में, 99.99% केसेस में कभी नहीं पूछेगा। लेकिन किसी ने पूछा कि सर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताइए, सो मैं बता रहा हूँ, बट ये उतना नेसेसरी नहीं है। मैं आपके नोट्स में भी ये आज के डाल दूंगा। ओके, सो रिफ्लेक्शन का लॉस है क्या, मैंने याद कीजिए आपके जो प्रूफ कराया था R = 2F, उसमें मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एज्यूम किया था एक पॉइंट पर, और फिर उसके बाद आगे का तरफ प्रूफ कंटिन्यू हुआ था, राइट। तो ये लाइट का सेकेंड लॉ है। तो पहले जानते हैं कि होता क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ। डेफिनेशन आपके पूरा मैं नोट्स में दूंगा। ओके, अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में, हाँ मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वहाँ पर ले आया था, सो इस बार इसके रिस्पेक्ट में लाता हूँ 45 डिग्री। सो ये भी 45 डिग्री। ओके, सो देखिए होता क्या है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट। ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट मतलब वो रे जो आके यहाँ पर हीट कर रहा। ओके, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो वापस जा रहा है यहाँ से टकरा के, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, NORMAL, नॉर्मल। अब देखिए हो क्या रहा है, इंसिडेंट रे, पहला लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal all lie on the same plane on the surface of reflection। मतलब ये एक ही पॉइंट पे आके हिट किया और यहाँ से गया, लेकिन ये जो तीनों चीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि यहाँ से जो ये आया यहाँ गया और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक डेमो वीडियो यहाँ पर प्ले कर दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। और सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है, सेकेंड लॉ हमारा बोलता है, मैं आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा अभी, पहले ये वाला समझ लीजिए आप लोग। ये नॉर्मल, नॉर्मल को डॉट डॉट से ही लाइएगा, वो तो मैंने जस्ट यहाँ पर ऐसे ला दिया। अच्छा लीजिए, अब खुश। अब देखिए अगर यहाँ पर ये रे 45 डिग्री से आ रहा है, आप लोग बोल रहे हैं मैं 45 ही क्यों ले रहा हूँ, बस मेरा मन कर रहा है, आप लोग कुछ भी एंगल ले लीजिए। अगर यहाँ से ये रे इंसिडेंट 45 डिग्री से आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी 45 से जाएगा। ठीक है, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही लाइट का सेकेंड लॉ है। ओके, और अभी आपके स्क्रीन पर ये वीडियो प्ले होता हुआ दिख रहा है आपको, ये वीडियो को ध्यान से देखिए। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे इस अरेंजमेंट में, ये जो पेंसिल है ये एक्ट ऐसे नॉर्मल काम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रोटेक्टर पे देखिए जितने एंगल पर मैंने लाइट फेंका, दूसरे साइड उतने ही एंगल पे लाइट बाहर निकल रहा है। ठीक है, लाइट का सेकेंड लॉ क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फर्स्ट लॉ था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो देखिए एक ही प्लेन पे निकल रहा है लाइट। पेंसिल देखिए, पेंसिल देखिए, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट को देखिए गौर से, तीनों एक ही पॉइंट पे है। और अब प्रोटेक्टर में देखिए सेकेंड लॉ, जितना एंगल पे इस साइड से हम लाइट को भेज रहे, दूसरा साइड देखिए प्रोटेक्टर का, उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रहा, यही सेकेंड लॉ है। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब आप लोगों के कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, जो कि आप लोगों को मैं आप लोग के नोट्स में डाल दिया हूँ ऑलरेडी। जैसे कि हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये होता है लाइट जब आता है तो एक पॉइंट पर हम लोग को कन्वर्ज होता हुआ दिखता है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पर इकट्ठा होते हुए दिखता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, और लेंस में ठीक इसका उल्टा होता है। मैं लेंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को इसके बाद के वीडियो में, लेकिन पहले लेंस में जान लीजिए।
कनकेव लेंस में हम लोग डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को लेंस पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो छोटी छोटी बातें थी जो कि मुझे आप लोगों से बोलना था। अब आपका आज का टॉपिक शुरू होता है जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्या है? सो बेसिकली रिफ्रैक्शन इज नथिंग द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट while passing from one medium to another is called refraction of light। मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या, जैसे यहाँ पर मैं एक मीडियम बना रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए ऐसा कुछ मीडियम होता नहीं है, ये मेरा डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए दो हिस्सा है, यहाँ पर एयर है, यहाँ वाटर है। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर उसका डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैंने एक लाइट छोड़ा एयर में। ठीक है, आप लोगों को मालूम है एयर का डेंसिटी और पानी का डेंसिटी में बहुत फ़र्क होता है। पानी 1000 गुना डेंस होता है एयर से। सो यहाँ से मैंने इस डायरेक्शन में छोड़ा, लेकिन पानी में आते ही ये रे क्या हुआ, बेंट हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम में आया। रेयरर मतलब वो हल्का मीडियम, डेंसर मतलब भारी मीडियम। ठीक है, तो ये मीडियम से इस मीडियम में आया, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मतलब while passing through a medium, if a light enters another medium, ठीक है, and changes its direction, this phenomena is called refraction of light। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जनरली ये ऐसे नहीं दिखता। अब मैं आप लोगों को एक्चुअल जो स्केच होता है वो दिखा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को दो डेफिनेशन दिया है दो बुक से रिफ्रैक्शन का, आप लोगों को जो ठीक लगे वो पढ़ लीजिए, ये आप लोगों के ऊपर है। अब देखिए एक्चुअल में ये होता कैसा है। दो केसेस जनरली हम लोगों को देखने मिलता है, एक यहाँ पर और एक, अच्छा ठीक है इसी को अच्छा नहीं यहाँ पर बना ही देते हैं, एक यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये m है, ये n है, ये हमारा m है, ये फिगर ये सब आप लोगों को मिल जाएगा आपके नोट्स में, सो डोंट वरी। ये n है, ओके, इसको मैंने b नाम दे दिया। ओके, अब देखिए हो क्या रहा है। लाइट अगर यहाँ से आया, ठीक है, ये a हुआ लाइट रे, यहाँ पर आया, यहाँ पर इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, राइट। सो इससे तो कुछ एंगल बनाएगा ये। सो यहाँ पर मैंने इसका I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, ये I है। मार्कर को क्या हुआ, हाँ ठीक है। ओके, अब देखिए रे का डायरेक्शन मस्ट हमेशा देना, याद रखना। रे का डायरेक्शन छोड़ दीजिएगा, मार्क्स आपका एग्जामिनर छोड़ देगा देना। ये हो गया रे का डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से आया लेकिन ये ऐसे गया, जबकि जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंट होके कैसे गया, इस डायरेक्शन में गया, राइट। इसको मैंने लेट इट नेम्ड एज बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल केस। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये लाइन का नीचे वाला हमारा जो है ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये हमारा रेयरर मीडियम है, RARER, रेयरर मीडियम। ओके, दिख रहा है आप लोगों को कैमरा में? यस, एकदम परफेक्टली पानी जैसा दिख रहा है, फाइन। हाँ, अब देखिए रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। यहाँ पर हो क्या रहा है, लाइट जब भी रेयरर को आप हल्का एज्यूम कर लीजिए, रेयरर मीडियम से आ रहा तो डेंसर में आके बेंड हो जा रहा। मैंने अभी आप लोगों को ये इस बॉक्स वाले डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया। अगर लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन पानी में एंटर करते ही ये ऐसे बेंट हो गया। सो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, रेयरर मीडियम से आता है जब लाइट तो बेंट हो जाता है, और ये किसके तरफ बेंट होता है, नॉर्मल के तरफ। ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसा वाला, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। सो एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स अ डेंसर मीडियम। ओके फाइन, डेंसर में एंटर किया फ्रॉम अ रेयरर मीडियम। ओके, यहाँ से आया, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को। सो ये नॉर्मल की तरफ देख रहे, बेंट हुआ, फाइन। अब इसका उल्टा इसमें होता है, इसको लेट इट बी नेम्ड एज डेंसर
डेंसर और इसको रेयरर। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें लाइट अगर यहाँ से ऐसे आया, ओह रेयरर, रेयर नहीं रेयरर, अगर लाइट इसमें मान लीजिए ऐसे आ रहा तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो लाइट ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने लाइट को इसी की तरफ बेंड क्यों नहीं किया, लाइट इस डायरेक्शन में बेंड ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होता है और इस स्ट्रेट लाइन को मैंने नॉर्मल बोला है, राइट। सो हमेशा जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही केस हुआ, ये लाइन हमारा नॉर्मल है और लाइट यहाँ से अगर हमारा एंटर किया इस मीडियम में, वेट यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ ये हमारा एंगल ऑफ, इसको ओ दे दीजिए नाम इस पॉइंट को। ओके, ये हमारा फिर से आई, ये हमारा ओ और ये हमारा आर। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी सेम केस हुआ, लाइट यहाँ पर आया, डेंसर मीडियम से आया, लेकिन जब डेंसर से आता है तो क्या हो रहा है, उधर दूर भाग रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो आप लोगों को ये लिखना है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेयरर मीडियम, मतलब हल्का मीडियम में आ रहा, ठीक है, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम से आया, देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो क्या, सॉरी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हुआ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर भाग गया। यही हमारा इसका कंक्लूजन था। आप लोग डेंसर और रेयरर मीडियम को ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग पानी लीजिए, एक बाल्टी पानी में अपना हाथ डालिए, इजीली डाल दीजिएगा, और वहीं दूसरा तरफ एक बाल्टी चावल लीजिए और उस चावल में अपना हाथ डालिए, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा डालने में। यही हमारा रेयरर है। रेयरर मीडियम का आप लोग पानी समझ लीजिए और डेंसर को वो चावल का बकेट, तब ये आप लोग को ज़्यादा क्लियर जाएगा। जनरली रेयरर मीडियम हम लोग का एयर होता है और डेंसर हम लोगों का पानी होता है। कुछ एक आध केसेस में आप लोगों को ग्लास वगैरह दिख जाते हैं तो वो अलग केसेस है। ओके, अब आते हैं आप लोगों के एक्चुअल, और हाँ, आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने एक पैराग्राफ भी दिया है, सो उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना कि लाइट का स्पीड जो होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको 3, ओके, जो कि हम लोग को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का भी बराबर होता है। ओके, वहीं पानी में लाइट का स्पीड हमारा होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और वहीं ऑन द अदर हैंड हम लोगों का लाइट का स्पीड ग्लास में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाटर का, ये आप लोगों को याद रखना होगा, एकदम रट लेना होगा अपना नाम का तरह। रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा एयर में, एयर और वैक्यूम, जनरली आपके सिलेबस में एयर और वैक्यूम को एक ही कंसिडर किया जा रहा है बहुत जगह, ठीक है, बट एक्चुअल में डिफरेंट होता है। एयर में थोड़ा सा लाइट का स्पीड एक्चुअल से कम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वगैरह होते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एयर में इतना होता है तो हम लोग ये मान के चल रहे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में वैक्यूम और एयर को एक ही कंसिडर कर लिया गया है काफ़ी सारे जगह, काफ़ी सारे मतलब 99% जगह पर। और अब आप लोगों को आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यस, रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ा दिया, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पे। सो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऐसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैंने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया बस उसी से मिलता जुलता ऑलमोस्ट है, ठीक है। अब देखिए लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेम प्लेन। मतलब इसमें भी जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसमें रिफ्लेक्टेड नहीं बोल रहा, रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये था, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे हमारा यहाँ से अगर ये आ रहा नॉर्मल की तरफ अगर बेंट हुआ तो ये, या फिर दूसरा केस जो था हमारा ये वाला यहाँ से आ रहा तो ऐसे दूर जा रहा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है ये, एंड नॉर्मल जो है ये, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन।
मतलब द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल मान लिया मैंने, इसको मैंने रेयरर मीडियम मान लिया, इसको डेंसर, ये हमारा लाइट रे है, ओके, ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा लाइट रे है। सो देखिए हो क्या रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा, एक ही पॉइंट से पास कर रहा, लेकिन ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। आप लोगों ने अभी जो एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखा ठीक वैसा ही हो रहा है, बस यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट बेंट हो जा रहा, और कुछ नहीं। और सेकंड है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बोलता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एसोसिएटेड मीडियम एंड कलर ऑफ इंसिडेंट लाइन। मतलब सिंपली बोल रहा, जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, सपोज ये अगर 45 डिग्री पे आ रहा, ये 30 डिग्री पे यहां से जा रहा, ठीक है, तो साइन आई क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अब देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब ये जो रेशियो है इसका, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। सपोज ये 45 डिग्री, साइन 45, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। मैंने इसको 45 माना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 अपॉन 30 डिग्री इज कांस्टेंट, बस यही ये लॉ बोल रहा। और सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। आप लोग कोई भी बुक फॉलो कीजिए, उसमें लिखा हुआ होगा ये बात। अब आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी पे। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? डेफिनेटली ऑप्टिकल मतलब आइस, और डेंसिटी मतलब आप लोग को भी मालूम है m बाई भी, मास बाई वॉल्यूम, ओके। सो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी is the property of a medium on which the speed of light depends. More the optical density of a medium, slower the ray moves through it. So basically optical density जो है किसी भी मीडियम का क्या है? प्रॉपर्टी है जिस पे लाइट का स्पीड डिपेंड करता है। जैसे हवा में हम लोग इजीली देख पा रहे तो लाइट यहाँ से इजीली फ्लो हो पाएगा। अब वहीं आप लोग पानी में चल जाइए, पानी में आप लोग ग्लासेस पहन लीजिए, जो वाटर में डाइवर लोग गॉगल्स पहन के जाते हैं, राइट। लेकिन आप लोग जितना हवा में जितना दूर देख पा रहे हैं उतना दूर पानी में नहीं देख पाइएगा, क्योंकि डेंसिटी जो है मीडियम का बढ़ गया है। तो डेंसिटी बढ़ गया तो हम लोग कम अब देख पा रहे, यही ऑप्टिकल डेंसिटी है। जब डेंसिटी हवा का कम है तो हम लोग ज़्यादा देख पाए, पानी में गए डेंसिटी 1000 गुना बढ़ गया तो हम लोग कम देख पा रहे हैं, यही ऑप्टिकल डेंसिटी है। सो जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा किसी भी मीडियम का, उसमें लाइट उतना धीरे मूव करेगा। हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा, वहीं पानी में ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गया तो कितना के स्पीड से मूव कर रहा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, राइट। एक बार देख लेते हैं, यस 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से साफ दिखाई दे रहा। हम लोग हवा से पानी में गए तो लाइट का स्पीड घट गया, कितना घटा? हवा में 3 लाख था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड था, लेकिन वहीं पानी में गए तो 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड था। ये जो 3 × 10⁸ और 2.25 × 10⁸, इसको मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिखा। सो देखिए साफ मालूम चल रहा है, हवा का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा था तो लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से उसमें ट्रैवल किया, वहीं पानी का कम था तो लाइट उसमें 2.25 × 10⁸ दैट इज 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया। यही ऑप्टिकल डेंसिटी है। किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितना होगा वहाँ पर लाइट का स्पीड उतना कम होगा, ओके। और कुछ है नहीं यहाँ पर बेसिकली। और देख लेते हैं आप लोगों को और कुछ है क्या? और नहीं, और तो आप लोगों को जस्ट नोट से, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गुड पॉइंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। ओके, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये लाइट का लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ था उससे मिलता जुलता लग रही है, और ये है भी मिलता जुलता। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई बाई साइन आर को आप लोग ऐसे लिखते हैं ना रेशियो के फॉर्म में, इज टू साइन आर, प्रोपोर्शन में तो आप लोग कर रखे होंगे, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे लिखते हैं ना, वही फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग ये सब रेशियो प्रोपोर्शन में तो किए होंगे, साइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 आपके मैथ्स बुक का। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस is called refractive index of the second medium with respect to the first medium। बस यहाँ पर यही बात बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या किसी मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब देखने का क्षमता किसी मीडियम का कितना है। हवा में सबसे ज़्यादा है, पानी में कम है, फिर और अलग अलग चीज़ में जाएंगे तो उससे भी कम है। सो बेसिकली देखिए, रिफ्रैक्टिव the ratio of sine of angle of incidence to the sine of the angle of refraction with respect to the first medium with respect to the second medium। ठीक है, with respect to the is called refractive index of the first medium, respect to the first medium, let me one that is हाँ सॉरी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो और रिफ्रैक्शन का रेशियो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड। बस यही यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लोग जो लिख रहे हैं वही सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यह हमारा अगर फर्स्ट मीडियम एयर है और यह हमारा वाटर है, तो हम लोग जनरली मान लिए, मैंने यहाँ पर जरूरी नहीं कि एयर वाटर हो, ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, मैंने जस्ट मान लिया। सो हम लोग साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, ये म्यू है, ये साइन को म्यू बोलते हैं। ठीक है, 1 म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सेकेंड मीडियम का अगर निकालना है तो हम लोग हवा का कंपैरिजन में जाएंगे। अब आप लोग बोलिएगा हवा का कंपैरिजन में कैसे? आप लोग जनरली पानी पीते हैं, पानी टेस्टलेस है, अगर किसी चीज़ में चीनी डाल दिया जाए तो वो मीठा होगा, तो आप लोग उसको मीठा बोलिएगा, लेकिन बेस तो पानी है क्योंकि पानी आपका टेस्टलेस है। पानी का कंपैरिजन में अगर किसी चीज़ में चीनी डाल दिए तो मीठा हो गया, और वही नमक डाल दिए तो वो क्या हो गया, सॉल्टी हो गया, नमकीन हो गया। वही यहाँ पर भी हो रहा, किसी भी मीडियम सेकेंड मीडियम, यहाँ पर किसी भी सेकेंड मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम लोग हवा को ऐसा बेस मानते हैं। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। होप आप लोगों को क्लियर। जनरली डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछता व्हाट इज, कुछ क्या बोलते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन करता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोग यही लिखिएगा जो मैंने नोट्स में दिया है और जो यहाँ पर बताया है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंट is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium। बस यही बात यहाँ पर लिखना है। हाँ, आप लोग को बोल रहे हैं कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का बोल रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को यही लिखना है जनरली एग्जाम में। होप आप लोग को ये सारे टॉपिक्स क्लियर रहे होंगे। और जिन लोगों को लग रहा है मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, सो आप लोग यूट्यूब पर 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप लोग को प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मेरे स्पीड को कम या बेसिक कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम जैसे पानी है, पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, हवा में ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, और थर्ड हमारा ये पॉइंट काफ़ी डीप पॉइंट है,
लेकिन इसको आप लोगों को अगर अंडरस्टैंड करना हो तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, बट वो एकदम 100% करेक्ट नहीं है। बट आप लोगों को जानकारी के लिए, जैसे अगर आप लोग पानी ले रहे, पानी को उबाल रहे, और वो उस उबलते हुए पानी का भाप से अगर आप लोग कुछ भी देखिएगा, राइट, तो वहाँ पर आप लोग को आर पार कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं जाएगा उस भाप के थ्रू अगर देखिएगा तो, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है। वहीं अगर वहाँ पर वो भाप नहीं होता तो टेम्परेचर कम होता। इसीलिए टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, पानी से जो भाप निकल रहा है तो हवा का टेम्परेचर तो बढ़ गया, वो हवा में भाप जा रहा है। अब अगर आप उस भाप के आर पार देखिएगा तो आपको कम दिखाई देगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट आप जो देख रहे हैं। इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, बट या ये करेक्ट तो है, नो डाउट, पॉइंट गलत नहीं, मैंने एग्जांपल गलत नहीं बोला, बट 100% करेक्ट नहीं है। आप लोग जब 11th-12th में साइंस लीजिएगा तब आप लोगों को पूरा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। 12th के बेसिकली वेव ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर, ये सब में आप लोग को ये सब मिलेगा। और थर्ड हमारा है द कलर ऑफ लाइट यूज्ड, द कलर ऑफ लाइट यूज्ड, मतलब कि लाइट के कलर पे। ये सभी बातें मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में बताऊंगा, अगले से भी अगले, दैट इज 4th लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे लाइट पे डिपेंड कर रहा है, कलर ऑफ लाइट पे। जैसे मैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी लाइट का जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है, उन सभी वेवलेंथ की वजह से ये डिपेंड करता है। सो अभी के लिए आप लोग बस ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, नोट्स में मिल जाएंगे आप लोगों को। और मैं आप लोगों को जब 4th लेक्चर में आऊँगा तब मैं ये सभी बातें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह ये सब जो है उसमें आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा। ओके, होप अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ाया आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो गाइस, अभी आप लोग मेरे इस साइड यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक इमेज आपके सामने फ्लैश कर रहा। सो ये इमेज को रिस्पेक्ट में मैं आप लोगों को प्रूफ करूँगा डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्राइंग नहीं बनाऊंगा वरना बहुत जगह खाएगा, और यहाँ पर अभी उतना परफेक्ट ड्राइंग बनाने गया तो काफ़ी टाइम लगेगा। डेविएशन ऑफ लाइट रे थ्रू अ प्रिज्म। ओके, डेविएशन ऑफ लाइट रे थ्रू अ प्रिज्म, ये हमारा टॉपिक है। आप लोग को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता है। सो दैट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म, कॉमा, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा is equal to I1 plus I2 minus A, where I1 is the angle of incidence, comma, I2 is the angle of emergence, and A is the refracting angle of the prism। ये क्वेश्चन दे सकता है, या फिर दे सकता है शो दैट डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आप लोग ये प्रिज्म में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ड्राइंग में एकदम क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ड्राइंग में अगर आप लोग देखिएगा, पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ वहाँ पर लेट OP बी ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। गौर से देखिए, ये जो OP ऐसे जा रहा है यहाँ पर, राइट, ये हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों लिया, पॉली क्यों नहीं? सो जानिए मोनो है क्या। मोनो मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमेटिक मतलब अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ये होता है मोनो और पॉली। सो मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट। मैंने सिंगल इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं किसी और कलर का लाइट लूँगा सो वो क्या होगा, बेसिकली प्रिज्म में जाके अलग अलग रंगों में बिखर जाएगा। जैसे आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखे होंगे, आप लोग अपना स्केल लेके बचपन में या फिर अभी भी करते होंगे, अगर धूप का रोशनी आता था क्लासरूम में तो हम लोग वहाँ पर स्केल ऐसे रखते थे तो नीचे हम लोग को रेनबो दिखाई देता था, राइट। यहाँ पर होता ये था ना कि लाइट स्कैटर मतलब क्या बोलते, लाइट टूट के अलग अलग रंगों में बिखर जाता था। इसीलिए यहाँ पर भी लाइट टूट के बिखर जाएगा प्रिज्म में, इसीलिए हम लोग हमेशा मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और वो सिंगल कलर कुछ भी हो सकता है, वो साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली उसने क्या चुना है। अब मैंने बता दिया मोनोक्रोमेटिक क्यों लिया। अब देखिए OP यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, प्रिज्म पे गया पहले, और P पॉइंट पे आप लोग को दिख रहा है कि हिट किया प्रिज्म पे, राइट। और हिट करने का जो अब देखिए PQ, ये स्ट्रेट लाइन जो आप लोग को दिख रहा, ये स्ट्रेट लाइन PQ यहाँ पर ये जो दिख रहा,
इसके थ्रू ट्रेवल किया। याद रखिए हर जगह मैंने रे का डायरेक्शन दिया है, आप लोग भी देना। ये पी क्यू से गया, राइट। फिर प्रिज्म में देखिए क्यू पॉइंट पे जाकर वहां पर टकराया, राइट, और फिर बाहर निकला। बाहर निकल के क्या फॉलो किया, पाथ क्यू आर। सो ओपी पे मैंने एक I1 ड्रॉ किया, राइट। ये I1 क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, देखिए लेट OP बी अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट एट P and travels along the path PQ and finally exits from the prism along QR. ओके, अप टू दिस क्लियर, मैंने समझा दी। अब देखिए I1 एंड R1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। I1 मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, ये जो ऐसे है बाहर की तरफ, ओके, एंड R1 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ मैंने ट्रायंगल का नीचे सेक्शन में एज्यूम किया। ओके, अप टू दिस क्लियर। अब देखिए एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स द प्रिज्म, अब ये प्रिज्म एंटर किया, और I2 और R2 जो है वो क्या है, I2 मैंने एंगल ऑफ इमरजेंस लिया। आप लोग को बहुत कोई ये अगर PDF देखने के बाद मेरा लग सकता है मैंने कुछ गलती लिखा, I2 को इमरजेंस नहीं इंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं, इमरजेंस ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, इंसिडेंट नहीं कर रहा है, इसलिए I2 एंगल ऑफ इमरजेंस है मेरा। और R2 क्या है, और R2 जो है हमारा, R2 विद एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन लाइट एग्जिट्स फ्रॉम द प्रिज्म, मतलब जो वहां पर हिट किया तो R2 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब वो लाइट प्रिज्म से बाहर निकला। अप टू दिस क्लियर। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रूफ से आता हूँ, वो फिजूल की बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को लिखना होगा क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है। और यहाँ पर डेल्टा वो जो आप लोग को दिख रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देयरफॉर प्रूफ से अब आते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल MPQ, ओके, एंगल MPQ प्लस एंगल MQP प्लस एंगल MQP। अब आप लोग बोलेंगे ये कहां से आया, सो डेल्टा मैंने क्या लिया, एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो जरा आप लोग यहाँ पर ड्राइंग को देखिए, MPQ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, ठीक है, और MQP जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब देखिए MPQ प्लस MPQ, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो MP और Q है इसको मैंने I1 माइनस R1 एज्यूम किया, राइट। सो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू I1 माइनस R1। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है इस टॉपिक को इस 2 बार देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट से, बिकॉज ये काफी कंफ्यूजिंग है और ये इंपॉर्टेंट भी है, और जरूरी तो नहीं जिंदगी में हर चीज एक ही बार में समझ में आ जाए, हमें कर। देखिए MPQ के पास ड्राइंग में मैंने I1 माइनस R1 लिखा है, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस MQP जो आप लोग को दिख रहा है वहां पर मैंने I2 माइनस R2 एंगल में लिखा है, सो उस एंगल को मैंने ये लिख दिया। Am I correct? यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट में ये बातें लिखनी होगी सीन्स देकर, सीन्स एंगल MPQ is equal to I1 minus R1 and angle MQP is equal to I2 minus R2। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने एज्यूम क्या किया अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस लाइन को कुछ ऐसे लिख दिया, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2।
मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये मैंने कैसे लिखा, सिंपली मैंने इसको तोड़ दिया, I1 माइनस R1 प्लस I2। मैंने आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में जो दिया उसमें सिर्फ यहाँ लिख दिया, ये इतना बात नहीं लिखा बीच का, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में टाइम बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर उतना डिटेल में नहीं मांगता है कि कैलकुलेशन ऐसे दिखाओ प्रूफ का, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर प्लस है, सो मैंने I1 प्लस I2 को कुछ ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ R2 ऐसे लिख दिया। सो अब मैंने ब्रैकेट करके I1 प्लस I2 को ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस कॉमन ले लिया, सो R1 प्लस R2 ऐसे हुआ। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस R1 माइनस R2 तो आ ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। आप लोग ये स्टेप मत कीजिएगा, डायरेक्ट जितना मैं प्रूफ में दिया हूँ उतना ही लिखना, वरना आपके एग्जाम में काफी लेंदी हो जाएगा वो, और उतना का नीड भी नहीं है। अब देखिए अगेन इन दिख रहा है आप लोगों को, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कैमरा में, यस एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है पानी जैसा। अगेन इन क्वाड्रिलेटरल, अगेन इन क्वाड्रिलेटरल APNQ, ओके। अगेन मैंने क्वाड्रिलेटरल APNQ में क्या किया गौर से देखिए, यहाँ पर फिगर में आप लोग देखिए जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है मेरे राइट साइड में, ओके। ये फिगर में आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा कि यहाँ पर क्या है, APNQ जो है, क्या मैंने इसको अज्यूम किया, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, राइट। APNQ ये जो ऐसे जा रहा, आप लोग गौर से सिर्फ APNQ को देखिए, अंदर का सब चीज अगर हटा दीजिए तो ये क्वाड्रिलेटरल फिगर लग रहा है, एम आई राइट। सो क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री। सो वो क्वाड्रिलेटरल में क्या आ रहा है, एक तो ये एंगल PAQ आ रहा है ऊपर से, मैंने लिख दिया जस्ट एंगल PAQ, राइट। अब देखिए प्लस एक नीचे से भी तो एंगल जा रहा PNQ, राइट, प्लस एंगल PNQ। अब देखिए प्लस एंगल PNQ, राइट, प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ, 360 डिग्री, 360 डिग्री implies that एंगल PAQ को मैंने क्या अज्यूम किया, गौर से देखिए, PAQ ऊपर में A है, सो PAQ जो है इसको तो मैं A भी लिख सकता हूँ, सो A प्लस एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एम आई राइट। यहाँ पर लिख दीजिए वेयर A इज इक्वल टू एंगल PNQ, ओके। यहाँ पर तो आप लोग को साफ मालूम चल रहा है मैंने ये कि कैसे लिखा। मैथ्स में आप लोग जनरली ज्योमेट्री में जानते ही होंगे क्वाड्रिलेटरल का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सम ऑफ एंगल्स 360, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। और आप लोगों का यहाँ से पहले जितना आपने डेफिनेशन लिखा वहीं तक आप लोग का फिजिक्स था, यहाँ से सिर्फ आप लोग का ज्योमेट्री शुरू है। अब देखिए 180 कैसे, ये 90 प्लस 90 180 को उधर शिफ्ट किया 180। अब देखिए एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। अब टू दिस क्लियर, लेट इट बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2 और 2। अगेन comma in triangle PQR, ओके। सॉरी ट्राइंगल कौन सा, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ, यस ट्राइंगल PNQ, सॉरी PQR बोल के तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है हमारा, PNQ, ओके, कॉमा। अब इसमें देखिए मैंने दो साइड को, एक को R1 लिखा फिगर में देखिए और उधर मैंने R2 लिखा, राइट। सो R1 प्लस R2
प्लस R2 प्लस एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का सम ऑफ साइड्स का होता है 180, और एक साइड को मैंने R1 लिया, दूसरे को R2 लिया, और ये जो एंगल PNQ है ये बीच का एंगल है। ये जो ट्रायंगल हुआ मेरा, ये एक एंगल R1, ये एक R2, और ये जो हुआ ये एंगल PNQ हुआ मेरा। सो वो उन तीनों का सम मैंने लिखा 180। इतना तो ज्योमेट्री आप लोग को आता ही होगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने implies that angle PNQ is equal to 180 डिग्री। एक सेकेंड, अच्छा इसको एंगल मत लिखिए, इसको सिर्फ R1 R2 लिखिए, क्योंकि देखिए फिगर में तो मैंने R1 R2 इसको अज्यूम कर लिया है ना। इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। ओके, साइड चेंज किया मैंने तो माइनस हुआ, माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। अप टू दिस क्लियर? लेट इट बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 2 3, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ये 1 था, वेट 2 एंड 3, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हाँ 2 एंड 3, PNQ राइट, 2 एंड 3। सो देखिए आप लोगों ने जनरली मैथ्स में 9 में पढ़ रखा है मेथड ऑफ कंपैरिजन, एलिमिनेशन, सब ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, टोटल 4 मेथड पढ़ा है। सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, एम आई करेक्ट? सो अगर मैं ऐसा कर दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कंपेयर करूं, सो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिल सकता है क्या? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, लेट इट बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 4। आप लोग बोलेंगे मैंने इतना डायरेक्टली कैसे लिखा? सो ऐसे ही आप लोग को डायरेक्टली लिख देना है, इतना कुछ बीच का नहीं लिखना है। मैं दिखा देता हूँ ये वाला लाइन आया कैसे, लेकिन PNQ राइट, ये 180 डिग्री माइनस ये है, इसको रफ में लिखते हैं। सो कहाँ लिखे हैं? हाँ यहाँ लिखते हैं। सो देखिए वो क्या रहा है, PNQ। सो कंपेयर करेंगे ये तो हट जाएगा, सो बचेगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ R1 प्लस R2, एम आई राइट? अब देखिए दोनों साइड अगर मैं इस 180 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 180, सो 180 प्लस 180 माइनस 180 कट जाएगा। अब बचेगा क्या मेरे पास? माइनस A माइनस ऑफ R1 प्लस R2, सो माइनस माइनस में तो कट गया, सो मेरे पास क्या बचा? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो कि मैंने यहाँ पर जस्ट लिख दिया। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए मुझे A का वैल्यू मिल गया R1 प्लस R2 राइट, और डेल्टा यहाँ पर I1 प्लस I2 था। सो अगर मैं R1 A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, सो मैं R1 प्लस R2 का जगह कहाँ लिखूँ? हाँ यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, फ्रॉम 1 and 4, comma, we get, comma, delta is equal to I1 plus I2 minus of A. Am I correct? दिख रहा है? ये एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा। अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ A मैंने कैसे लिखा? सो डेल्टा यहाँ पर क्या था? फाइनल वैल्यू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 राइट। सो R1 प्लस R2 का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया, A है। सो जस्ट इसका जगह मैंने A सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो I1 प्लस I2 माइनस A, ये हमारा पूरा प्रूफ है। होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।
और यहाँ पर लिखने के बाद आप लोग को ये लाइन जोड़ना है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ब्रैकेट में प्रूव। आपके हूबहू एग्जैक्ट यही चीज आपके नोट्स में दिया गया है। होप आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। सब मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब लास्ट आप लोगों का प्रूफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक फिगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, राइट। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, शो दैट नो डेविएशन अकर्स इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि ये बताओ कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो होता है, यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगी, ये एज इट इज पास हो जाएगा। प्रिज्म में तो हमारा आया ऐसे, ऐसे गया, फिर ऐसे बेंट होके डेविएट हुआ, लेकिन रेक्टेंगुलर स्लैब में ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। यही बात हम लोगों को बोला है कि प्रूफ करो। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, पीडीएफ में आपके यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ इसको प्रूफ किया गया है। सो अब मैं आप लोगों का जस्ट वही बात को यहाँ पर सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ, अ लाइट रे ए बी इस इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब कि ऐसे तिरछा कुछ आना, कुछ तिरछा आना, ठीक है, ऑब्लिकली ऑन द साइड पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब पी क्यू आर एस। देखिए पी क्यू ऊपर की तरफ आके ऐसे हिट किया, रेक्टेंगुलर स्लैब क्या है पी क्यू आर एस, उसका पी क्यू ऊपर का सरफेस पे आके देखिए लाइट ऐसे मार रहा, एम आई राइट। अब देखिए दिस इज शोन इन फिगर 5.71, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फिगर का नेम दे दिया है। अब देखिए इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट पॉइंट बी, अब देखिए पॉइंट बी पे देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट केस, ठीक है। हम लोग कौन सा केस में निकाल रहे हैं, पॉइंट बी के। सो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 क्या है हमारा, ABN1, एम आई करेक्ट। यहाँ पर गौर से देखिए, तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, आपका पूरा ही बात यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। जस्ट मैं प्रूफ वाला बात लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी का एक्स्ट्रा नहीं। सो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा I1 इज इक्वल टू एंगल ABN1। फिगर को गौर से आप लोग देखिए, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा, मैंने इसको ABN1 को I1 माना है ऊपर में, एम आई करेक्ट। और अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कॉमा, उसको मैंने क्या माना, देखिए R1 इज इक्वल टू N2BC है कि नहीं। देखिए मैंने जस्ट जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ उसको R1 माना, राइट। सो अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे गया, ये N2BC हुआ मेरा। जनरल ज्योमेट्री और कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, कुछ मैथ्स नहीं है यहाँ पर, कुछ फिजिक्स नहीं है। जस्ट फिजिक्स की बात को सर्च करने के लिए यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, ये N2BC, ओके। अब देखिए यहाँ पर लाइंस लिखा हुआ है जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन रे BC passes through this glass, okay, and falls obliquely। सो देखिए ये जो BC आप लोग को दिख रहा, ग्लास का स्लैब का अंदर से ये जा रहा, राइट, स्लैब का अंदर से जा रहा और ऑब्लिकली गिर रहा। किस पे गिर रहा, मतलब ये देखिए ये जो रे अंदर से ऐसे जा रहा, यहाँ से आया, हल्का सा ऐसे बेंट हुआ, लेकिन ये भी तो तिरछा है, ऑब्लिकली। ऑब्लिक मतलब क्या, तिरछा, राइट। देखिए तिरछा गिरा, वो एकदम 90 डिग्री पे ऐसे नहीं गिर रहा, ऑब्लिकली, ठीक है, फॉल्स ऑब्लिकली एट द पॉइंट सी पे गिरा है। देखिए यहाँ पर नीचे में पॉइंट C है, वहां पर गिरा। हियर CD इज द इमर्जेंट रे। देखिए C और D जो है इमर्जेंट है। इमर्जेंट मतलब क्या, कि बाहर निकल रहा, प्रिज्म से बाहर अब निकल रहा, प्रिज्म नहीं, रेक्टेंगुलर स्लैब।
अब देखिए इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी, ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये किसके बेसिस पे था? दिस इज, हाँ, रिफ्रैक्शन एट बी इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट बी। ओके, ये हमारा बी के रिफ्रैक्शन के केस के लिए था। दिख रहा है? हाँ दिख रहा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गंदा हो गया लेकिन डोंट वरी। ऐसा भी ये साइंस ग्रुप है तो साइंस में उतना नीटनेस मांगता नहीं है टीचर। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट बी, अब एकदम परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर अब मैं सी के केस में, क्यों? क्योंकि देखिए सी पे लाइट वापस स्ट्राइक किया बाहर जाने के लिए। सो इन केस, लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखना, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ वो जो लाइन में लिखा हुआ किसको क्या अज्यूम किया वो सब नहीं लिख रहा, लेकिन आपके डेफिनेशन में पूरा नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। तो नोट्स को पूरी छाप देना एग्जाम में याद करके और समझ के। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिन्हें लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, सो ऑलरेडी मैंने बोला प्लेबैक स्पीड पे जाके वहाँ से आप लोग मेरे स्पीड को 0.75 करके देख सकते हैं। अब देखिए इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट सी, ठीक है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको अज्यूम किया है? R2, क्योंकि देखिए R2 इंसिडेंट कर रहा, मतलब बाहर निकलने के लिए रे जहाँ पर C पे हिट कर रहा, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसको मैंने R2 अज्यूम किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू R2, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 इज इक्वल टू, मैंने देखिए ड्राइंग में क्या माना है, BC N3, राइट, R2 इज इक्वल टू एंगल BC N3, ये B है नॉट 8, या अब सही है। और देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारा कितना है? गौर से देखिए, वहां पर जो बाहर निकल रहा है जहां पर मैंने एंगल अज्यूम किया वो I2 है, राइट। I2 हमारा क्या है? DCN4, ओके, I2 इज इक्वल टू एंगल DCN4, ओके। अब गौर से देखिए N1 N2 जो है और N3 N4 आपको जो दिख रहा है, जो दो ये क्या बोलते हैं नॉर्मल आपको दिख रहे हैं, N1 N2 और N3 N4, राइट, वहाँ वो एक दूसरे से पैरेलल है, राइट, और दो पैरेलल लाइन का बीच ज्वाइन करने के लिए ये जो लाइन आता है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं इन शॉर्ट, ओके। सो देखिए N1 N2 और N3 N4 के बीच में एक लाइन गया है BC, ऐसे, वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो इस बात को अब ऐसे लिखिए, हियर N1 N2 is parallel, N1 N2 is parallel to N3 N4, okay, and BC is transversal, that is transversal, okay, up to this clear। अब देखिए गौर से, therefore एंगल N2BC जो है इज इक्वल टू एंगल BCN3 है, एम आई करेक्ट? अब आप लोग बोलिएगा ये कैसे? सो जरा गौर से देखिए, एंगल N2BC को और BCN3 क्या वो अल्टरनेट एंगल्स हैं? है ना? तो इसीलिए एंगल N2BC और BCN3 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है।
अल्टरनेट एंगल्स तो आप लोग को मालूम ही होगा, ये प्रिज्म है राइट। ये हमारा मान लीजिए यहाँ से ऐसे, इसको हटा दीजिए। सो ये जो हमारा एंगल है ये इज इक्वल टू ये, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। सो ये एंगल जो भी होगा इसके बराबर होगा, ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स है राइट। सो जस्ट ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए अल्टरनेट एंगल्स। अप टू दिस क्लियर। अब देखिए implies that R1 is equal to R2, implies that या और कुछ भी लिख सकते हैं, आपके नोट्स में और लिखा हो तो मैं और लिख रहा हूँ। R1 is equal to R2। अब बोलिएगा कैसे, N2BC जो है देखिए वहाँ पर मैंने R1 एज्यूम किया है, फिगर में देखिए जो आपके पिक्चर स्क्रीन पे शो हो रहा, वहाँ पर मैंने R1 लिया है। सो N2BC को मैंने R1 लिख दिया, और BCN3 देखिए आपके स्क्रीन पर फोन के BCN3, वहाँ पर मैंने एंगल R2 लिया है राइट। सो वहाँ पर मैंने इसको R2 लिख दिया। अब देखिए स्नेल्स लॉ से क्या प्रूफ, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या बोलता था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट राइट। मैंने अभी आप लोगों को पूरा ये स्नेल्स लॉ का प्रूफ दिखाया, प्रूफ मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया क्या स्नेल्स लॉ है। सो अब देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगेन इट कैन बी शोन फ्रॉम स्नेल लॉ, अगेन इट कैन बी शोन फ्रॉम स्नेल्स लॉ कॉमा इट कैन बी शोन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यहीं लिखते हैं, रुकिए वहाँ पर जगह नहीं हो रहा, फिर आपके प्रूफ का यहाँ पर जगह नहीं बचेगा। फ्रॉम इट कैन बी शोन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ एब्सोल्युटली क्लियर दिख रहा है। इट कैन बी शोन फ्रॉम स्नेल्स लॉ इफ R1 is equal to R2, then I1 is equal to I2। ओके, स्नेल्स लॉ से हमको ये मिला, R1 अगर R2 के बराबर है तो I1 भी मस्ट I2 के बराबर होगा। ओके, सो अब देखिए यहां पर therefore मैं आप लोगों को इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपके चैप्टर खत्म होने के बाद। जनरली स्कूल में नहीं कराए जाते, बट हाँ एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। सब मैं आप लोगों को एक 20-25 मिनट का एक लेक्चर लूंगा जिसमें ये सभी के सम्स कराऊंगा। देयरफॉर टोटल डेविएशन कॉमा, टोटल डेविएशन क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस ऑफ R1 प्लस R2 माइनस ऑफ I2 राइट। I1 माइनस R1, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट साइड से। सो I1 माइनस R1 प्लस R2 माइनस I2, एक बार इस ऑर्डर में माइनस कीजिएगा लेफ्ट साइड से I1 माइनस R1, और एक बार इस साइड से माइनस कीजिएगा R2 माइनस I2। यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसे, आप लोग 12th में जाइएगा तो लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। इज इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। सो देखिए I1 I2 आपकी स्क्रीन पे जो फिगर शो हो रहा है उसमें देखिए I1 I2 को अगर माइनस कर दिए, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। सो I1 और I2 इक्वल आपको दिख रहा होगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो BC गया है और AB उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेंट हुआ है। यस, हम एग्री कर रहे, थोड़ा सा बेंट हुआ है,
बट ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आए उसके लिए यहाँ पर इतना बड़ा फिगर शो किया गया है, बट ये जो बेंट हुआ है इतना नेग्लिजिबल है कि इसको नॉर्मल आई से देखना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पर जस्ट वही केस हुआ। सो अगर मेरा I1 जो है वहाँ पर देखिए -I2, अगर I1 40 डिग्री से आ रहा था और I2 जो है वहाँ पर वो भी 40 डिग्री है, तो 40 - 40 0 प्लस R2 देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, लाइट का सेकेंड लॉ, इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। सो R2, सो I1 जितना होगा R1 भी उतना होगा, और वहां पर I2 और R2, सो R1 में से R2 को माइनस कर दिए या R2 में से R1 को, तो 0 बचा, क्योंकि 0 यहाँ पर फिर सेम R2 अगर मान लीजिए 30 डिग्री या 40 कुछ भी मान लीजिए और R1 भी 30 है, तो 0, तो 0 + 0 नेट रिजल्टेंट 0, राइट। सो यहाँ पर आप लोग को एक लाइन जस्ट लिखना है, दैट इज नो डेविएशन अकर इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, ये सारी बातें आप लोगों के एकदम अच्छे से PDF नोट्स में लिखी गई हैं। सो ये था आप लोगों का जस्ट प्रूफ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को कहीं से कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, PDF नोट जरूर डाउनलोड करें लेक्चर के मेरे डिस्क्रिप्शन से, और ये नोट्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप लोग के 95% आ जाएंगे बोर्ड्स में, ये गारंटी है। आप लोगों को कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा, हर एक चीज़ यहाँ पर कराया जा रहा है। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।